नमस्कार, लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म। साथियों अपने एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर अपन एनसीईआरटी की बातचीत कर रहे थे और एनसीईआरटी की 6th क्लास के विषयों के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे जिसके अंदर अपन ने लगभग आपके 4 से 5 अध्याय पढ़ चुके। आज आपका शायद छठा अध्याय है, उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें आपके किस तरीके के जो महत्वपूर्ण नोट्स बन रहे हैं और किस तरीके से आपके वन लाइनर जो जीके के क्वेश्चन है वो बन रहे हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम के आधार के रूप में आपके उपयोगी साबित होने वाले उनकी बातचीत करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे यानी लक्ष्मण धारा ये अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे ही होंगे। तो प्लेलिस्ट में जाना और आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो आपको पसंद है, जो मैटर आपको चाहिए आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब जो परिमंडल होता है इसका मतलब होता है स्थल भाग, ठीक है? परिमंडल का मतलब होता है ये जो परि का मतलब चारों ओर, मंडल का मतलब फैला हुआ क्षेत्र। अब जो पृथ्वी है, जो परि का मतलब हो गया चारों ओर। अब मंडल का मतलब कौन से, जैसे आपने भूमंडल सुना होगा, जैवमंडल सुना होगा, ठीक है ना? इस तरीके से। तो चलो देख लेते हैं कौन-कौन से बनते हैं अपने। तो देखो, जीवन के लिए आवश्यक तत्व। अब कहीं पे अगर आपको जीवन जीना है तो आवश्यक तत्व क्या है चाहिए? तो एक तो चाहिए भूमि, दूसरा चाहिए जल और तीसरा चाहिए हवा, जो किस पर मौजूद है? पृथ्वी पे मौजूद है और पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। अब ठोस भाग जो जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब गैस की वो परतें जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और भूमंडल किसे कहता है? यानी पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है जिसके ऊपर हम निवास करते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, ठीक है? तो ये बातचीत आपकी कंप्लीट हुई। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि और यहाँ पे जो वायुमंडल पाया जाता है इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। तो पहला आपका कौन सा मंडल हो गया? पहला आपका हो गया भूमंडल, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपका हो गया वायुमंडल, ठीक है? और तीसरे नंबर पे आपके हो गया जलमंडल। जल मंडल। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो आपका भूमंडल है ना, यानी पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह के जो दो भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? देखो, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप का नाम दिया। जो बड़े स्थलीय भूभाग है, कैसे स्थलीय जो भूभाग है उनके महाद्वीप कहा जाता है। और जो जलाशय वाले क्षेत्र है उनको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। तो दो चीज है, एक तो है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन, ठीक है? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। अब ये जो आपका समुद्र होता है, इसका जो जल है वो ऊपरी सतह से अगर देखा जाए तो सभी जगह समान होता है। इसलिए यहाँ पे धरातल पर कोई भी दूरी अगर अपने को मापनी होती है तो अपन समुद्र के तल से मापते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सी लेवल। SEELEVEL। देखो अंग्रेजी स्पेलिंग कोई गलत वलत हो जाए तो देख लेना, मेरा अंग्रेजी थोड़ा वीक है। तो जिसको अपन सी लेवल बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो समुद्री तल जो होता है वो सभी जगह समान होता है। इसलिए आपने कई बार किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर या किसी ऐसी जगह पे देखा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है कि समुद्र तल से इसकी इतनी ऊंचाई। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अगर अपने को धरातल पर किसी भी स्थिति की अगर या किसी भी क्षेत्र की अगर अपने को ऊंचाई मापनी है या उसकी कितनी हाइट है तो उसको मापने के लिए अपन जो आधार लेंगे वो अपन लेंगे समुद्र का ऊपरी तल, ठीक है ना? समुद्र का ऊपरी तल, ठीक है? आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपके कुछ शब्दों की उत्पत्ति के कुछ है। तो देखो, ग्रीक भाषा में लॉस जो शब्द है इसका मतलब होता है पत्थर, और एटमास जो शब्द होता है इसका मतलब होता है वाष्प, और ह्यूंडर एक शब्द है जिसका मतलब होता है जल, और इसके बाद में एक है बायोस्का जिसका अर्थ होता है जीवन। तो बायोस्का मतलब जीवन, ह्यूंडर मतलब जल, और एटमास का मतलब होता है, एटमास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास होता है। और ग्रीक भाषा में जो लास्ट शब्द होता है उसका मतलब होता है पत्थर। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर। देखो समुद्र तेवर, देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया? समुद्र तल, ठीक है ना? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है और ये विश्व का
सॉरी, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा जो है विश्व का सबसे गहरा भाग, यानी जो विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर में स्थित मोरियाना गर्त है। ठीक है ना? मेरियाना या मोरियाना गर्त है जिसकी जो गहराई है वो कितनी है? 11,022 मीटर है। तो ये आपकी 11,022 मीटर गहराई है आपके मोरियाना गर्त की। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना? तो ये आपकी स्थिति है। आगे देख लेते हैं आपका ये विश्व भूगोल का मानचित्र है, तो जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला, तो इसको थोड़ा समझ लेना। वैसे तो ये पीडीएफ आपको आपके नोट्स फॉर्मेट में मिलेगी, और कैसे मिलेगी इसके अंतिम वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं बीच में इनको अपलोड नहीं कर सकता। आधे अधूरे रह जाते हैं या फिर पूरे बन नहीं पाते, तो फिर आपके दिक्कत होती है। तो जैसे ही आपका अंतिम अध्याय होगा, जो 8वां, अभी 6ठा चल रहा है, तो 8वें अध्याय के बाद में वे वीडियो बना के स्पेशली आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ अबाउट सेक्शन के अंदर वो टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है? तो देखो, ये आपका विश्व का भूगोल का मानचित्र है, ठीक है ना? तो अपन मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, पूर्व से, ठीक है ना? तो यहाँ बिल्कुल इसको धीरे-धीरे समझ लेते हैं, पूर्व में। अब देखो, अपन सबसे पहले आपके महाद्वीप देखते हैं। देखो, महाद्वीप आपको याद नहीं होता है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप एक किनारे से शुरुआत कीजिए, आपको सारे याद हो जाएँगे, बीच की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया को। 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर पे आपका एशिया, 3 नंबर पे आपका यूरोप, 4 नंबर पे आपका अफ्रीका, 5 नंबर पे आपका उत्तरी अमेरिका, 6 नंबर पे आपका दक्षिण अमेरिका और 7 नंबर पे आपका अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप हो गए। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड एशिया, थर्ड यूरोप और फोर्थ आपका अफ्रीका और फिफ्थ आपका उत्तरी अमेरिका और सिक्स्थ आपका दक्षिण अमेरिका और सेवंथ आपका अंटार्कटिका। महाद्वीप याद हो गए। अब प्रत्येक महाद्वीप की आप अ, इसे विशेषता याद कर लीजिए, ठीक है ना? विशेषता याद कर लीजिए। अब देखो, विशेषता याद करनी है तो भाई, एशिया महाद्वीप है, इसके जो ये दक्षिण वाला इलाका है, यहाँ पे पाया जाता है हिमालय पर्वत, ठीक है ना? यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के जस्ट थोड़ा ऊपर में है, वो पाया जाता है तिब्बत का पठार। ये इतनी चीज ध्यान रखनी है। ये जो चीजें हैं वो आपकी एनसीईआरटी 6 क्लास के अकॉर्डिंग है। वैसे अपन विश्व भूगोल का मानचित्र देखते हैं तो वो काफी बहुत बड़ा, बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती है, लेकिन ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी 6 क्लास के बेस के ऊपर निर्भर है। तो या फिर उसके लिए ही बनाया गया, तो इन बच्चों के लिए इतनी जानकारी काफी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना? फिर यहाँ आपका तिब्बत पठार हो गया। फिर आपको यहाँ पे देखना है यूराल पर्वत। यहाँ पे आपको क्या देखना है? यूराल पर्वत, जो आपके किसके बीच में है? एशिया और यूरोप के बीच में, या फिर एशिया की पश्चिमी सीमा बनाता है और यूरोप की पूर्वी सीमा बनाता है, जो आपका यूराल पर्वत है, ठीक है? उसके बाद में आप यूरोप में घुस जाओ, तो यूरोप में एक तो आपका ये यूराल पर्वत हो गया, जो इसकी एशिया के साथ में सीमा निर्धारित करता है। और उसके बाद में आपको देखना है आल्प्स पर्वत, जो आपके यूरोप के कौन सी दिशा में स्थित है? तो यूरोप की पश्चिमी दिशा में स्थित है, वो है आल्प्स पर्वत, ठीक है? उसके बाद में आप अफ्रीका में चले जाओ। आप अफ्रीका में जाओ, बैठो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, देखो, उतर गए सब? हाँ, इधर ध्यान दो। तो आप अफ्रीका में आ गए, तो अफ्रीका में सबसे पहले आपको देखना है क्या? सहारा मरुस्थल देखना है। क्या देखना है? सहारा मरुस्थल देखना है और एक नील नदी देखनी है। बाकी ये देखो, ये पर्वत वगैरह, ये तो आपके डेंकिंसबर्ग पर्वत भी यहाँ पे स्थित है। ये आप बाद में देखेंगे। मुख्य मुख्य विशेषताओं देखो, तो सहारा मरुस्थल आपका यहाँ पे हो गया, नील नदी आपकी आप अफ्रीका के अंदर हो गई, और डेकेंसबर्ग पर्वत ये भी आपका अफ्रीका के अंदर हो गया। उसके बाद में आ जाओ आप कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो अपलेशियन पर्वत। क्या चीज याद रखनी है? अपलेशियन पर्वत याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है रॉकी पर्वत, ठीक है? ये यहाँ पे आपका रॉकी पर्वत। उसके बाद में आपको दो चीज और याद रखनी है। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला, देखो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो आपके दक्षिण अमेरिका में है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे अमेजन नदी याद रखना है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है या विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो जो है जिसका नाम है अमेजन नदी। और यहाँ आपकी ये नील नदी रहेगी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो आपके सारा मरुस्थल से होकर के निकलती है। उसके बाद में एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी जो आगे आएगी, और उसके बाद में एक चीज यहाँ पे आएगी जो आपको आगे याद रखनी है। और उसके बाद में आपको एक और दो चीजें याद रखनी है। तो देखो, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है? ये आपकी कर्क है,
ठीक है। और ये आपकी मकर है भाई, मकर रेखा है ना ये भाई, ये देख लो, इधर देख लो, ये आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपकी कर्क, ठीक है। और ये आपकी भूमध्य रेखा। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से ये तीनों रेखाएं गुजरती है, देखो ये गुजर रही है, ये भी गुजर रही है, और ये भी गुजर रही है। और एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से कौन सी गुजर रही है, सॉरी, एशिया के और भागों में गुजरती है ये आपकी भूमध्य रेखा, लेकिन यहाँ तक एशिया है, देखो यहाँ पूरा एशिया है। लेकिन अगर बीच में से निकलने वाले की बात करें तो आपकी कर्क रेखा, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये सामान्य स्थिति पता चल गई, और उसके बाद में अपन महासागर देख लेते हैं थोड़े। मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, महासागर भी देख लेते हैं, फिर आगे इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो देखो, हाँ भाई, पेन के क्या दिक्कत है, ओके सॉरी, इधर से होता है, मैं उधर क्या कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले बात करें आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद में आपका हिंद महासागर, उसके बाद में आपका ये आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद में आपका 3 नंबर पे आपका आर्कटिक महासागर, 4 नंबर पे आपका अटलांटिक महासागर, और 5 नंबर पे आपका दक्षिणी महासागर, यही है ना, अटलांटिक महासागर, 5 ही हो गई। देखो ये आपका प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ आपके हिंद महासागर हो गया, यहाँ आपका आर्कटिक महासागर हो गया, यहाँ आपका अटलांटिक महासागर हो गया, और ये दक्षिणी महासागर हो गए। तो ये आपके चारों पांचों के पांचों महासागर आ गए, और यहाँ पे इनकी स्थिति आपको दिख गई। तो आपको उम्मीद लग गई होगी कि भारत के दक्षिण के अंदर कौन सा महासागर स्थित है, तो हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो ये स्थिति कंप्लीट होगी। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, अब यहाँ पे कुछ मतलब तथ्य हैं। न्यूजीलैंड का एक इंसान है जिसका नाम है एडमंड हिलेरी, तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। एक तो याद रखो, न्यूजीलैंड का कौन, एडमंड हिलेरी, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इन्होंने 19 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई कितनी है 8,848 मीटर पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। देखो कौन, आप, एक तो आपका एडमंड हिलेरी, कौन, एडमंड हिलेरी, और भारत का कौन, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और ये कौन सी डेट को चढ़े, 29 मई 1953 को पृथ्वी की जो सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है, जिसको शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर मीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है, उस पर चढ़ने का प्रयास किया, ठीक है। जापान की जुको, तो अब उसके बाद में आगे देखो, जापान की जुको तबई, कौन, जापान की जुको तबई, और विश्व की पहली महिला थी, यानी ये विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। और भारत की बिछंद्री पाल भी भारत की पहली ऐसी महिला है जिसने 23 मई 1884 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो आपको 4 तथ्य दिए हुए हैं इसमें, कितने, 4। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, यानी ये व्यक्ति थे जिन्होंने 19 मई 1953 को इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास किया या चढ़े थे, ठीक है। और अगर आगे आगे बात करें तो जापान की एक महिला, कौन, जापान की महिला जिसका नाम है जुको तबई, जो विश्व की एकमात्र ऐसी महिला है जो इसके ऊपर चढ़ने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। और ये कब चढ़ी थी, तो ये चढ़ी थी आपकी 16 मई 1975 को, ठीक है। और भारत की बात करें तो बिछेंद्री पाल है, जो चढ़ी थी 23 मई 1984 को, ठीक है। आगे अपन महाद्वीप की बात करें तो देखो, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, और ये महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका अब के महाद्वीप। अब इनकी क्या क्या विशेषता है, एक एक की देख लेते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा है। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल। कर्क रेखा इस महाद्वीप की होकर गुजरती है, बिल्कुल। एशिया के पश्चिमी में यूरोल पर्वत स्थित है, जो यूरोप से अलग करता है। तो एशिया के पश्चिम के अंदर यूराल पर्वत है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। और यूरोप तथा एशिया के जो संयुक्त भाग है, यूरोप एवं एशिया का जो संयुक्त भाग है, उसको यूरेशिया कहा जाता है, अर्थात यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। यूरोप की बात करें आगे तो आपका यूरोप महाद्वीप एशिया से बहुत छोटा है, यूरोप, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। आगे बात करें अफ्रीका की, तो एशिया के बाद विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका है, यानी पहले नंबर पे एशिया, एशिया के बाद में आपका अफ्रीका है। और विश्ववत वर्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा या पर विश्ववत रेखा जो है, वो इस महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर
स्थित है। चित्र को देखिए आप पाएंगे कि यहाँ केवल ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कौन-कौन सी रेखा, गोदरी, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। तो आपका ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? तो आप अफ्रीका बता सकते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका के अंदर स्थित है और इन्हीं के अंदर से क्या निकलती है, ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो आपके अफ्रीका महाद्वीप से प्रवाहित होती है। उसके बाद में बात करें आपके उत्तरी अमेरिका की, तो विश्व का तीसरा नंबर का, तो पहला कौन सा हो गया? पहला आपका एशिया। कौन? ये लो आपका पहला एशिया। दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका, ठीक है। और तीसरे नंबर का कौन? तीसरे नंबर का आपका हो गया, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरे नंबर पर हो गया कौन? उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब मेरे को बात बताओ, वो मैंने आपको पॉइंट बताया था ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो आपके किससे जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। कौन सी स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद में बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित है, तो अपन महासागर आप मैप में देखकर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला भी इसके अंदर फैली हुई है, जो विश्व की सबसे लंबी है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागरों से और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे इसलिए इसको क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है और यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं है और बहुत से लोगों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए और भारत के शोध केंद्र संस्थान, इनके नामों की अगर बात करें तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है, जो आपके यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो कौन कौन से शोध संस्थान यहाँ पे स्थापित है? मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री जो है वो आपके अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसके अंदर स्थित है, ठीक है, ये यहाँ पे स्थित है और यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का मानव निवास नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ही मात्रा में बर्फ पड़ती है और यहाँ केवल और केवल वैज्ञानिकों के द्वारा शोध संस्थान के अंदर स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर वैज्ञानिक है वो अपनी खोजबीन लगाते हैं, कुछ जांच वांच करते हैं या फिर ऐसा कुछ जानकारी रखते हैं जो आपके अंतरिक्ष से संबंधित हो, ठीक है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये मैं थोड़ा इधर जूम करके आपको वो स्थल संधि और जल संधि सुना। देखो, ये तो थी स्थल संधि जिसका क्या नाम है? ये है आपकी पनामा। कौन सी माँ? पनामा। पनामा स्थल संधि जो आपके यहाँ पे है, किसके बीच में? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? तो स्थल संधि पाई जाती है। देखो, स्थल संधि स्थल का एक संग्रह भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ ये जो दो भाग है ना, ये भाग और ये भाग, ये आपस में दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्थल संधि। और जो जल संधि होता है, जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि, ठीक है। यहाँ पे जो संधि है उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, और ये जो है वो जल संधि है, ये दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो जल राशि। देखो, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है, तो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पाक जल संधि कर रही है। तो ये तो हो गया स्थल भाग, ठीक है, और ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका जलीय भाग और यहाँ पे हो गया स्थलीय भाग, इसलिए इसको कहते हैं स्थल संधि। और जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको कहा जाता है जल संधि। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जल संधि क्या होती है और ये आपका क्या नाम है इसका, पन्ना वाली जो है स्थल संधि क्या होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ जल मंडल की। तो देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है,
ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। ये थोड़ा आंकड़ा ध्यान रख लेना कि 71% पर जल है, 29% पर पृथ्वी पर मनुष्य का निवास है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प, ये सारी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खारा होता है कि इसको आप यूज़ नहीं ले सकते। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, तो ध्यान रखना, महासागरों में पाया जाने वाला जल हमेशा गतिशील होता है। तरंगे, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएँ, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। तो कौन-कौन सी ये मुख्य गतियाँ महासागरीय जल की? तो पहली तरंग है, दूसरी ज्वार-भाटा है और तीसरी है महासागरीय धाराएँ। ये जो 3 स्थिति है, ये यहाँ की मुख्य गतियाँ हैं, ये समुद्री जो जल होता है इसकी। बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर बात करें, तो आपके महासागर कौन-कौन से होंगे? सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा प्रशांत महासागर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है आपका अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पे आपका हिंद महासागर है, चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी महासागर है और पाँचवें नंबर पे आपका आर्कटिक महासागर है। तो ये आपके पाँचों के 5 महासागर हो गए और 7 आपके महाद्वीप मैंने आपको मैप के अंदर करवाए थे और ये भी आपको करवाए थे। अब एक-एक करके इनकी जानकारी देख लेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है महासागर है, यानी सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त आपके इसी के अंदर स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है और बात करें एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर फैला हुआ है। तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, इनके चारों ओर विस्तृत है। उसके बाद में बात करें अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस आकार, ये जो अंग्रेजी भाषा है इसके एस आकार की तरफ दिखता है। कौन सा? आपका अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर कौन है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही तंदुरित है, ये अनियमित है, तंदुरित रेखा है। तो ये जो तंदुरित रेखा है, ये आप किससे संबंधित रखोगे? अटलांटिक महासागर। बाकी इसके अंदर मैं सारी चीजें बता चुका, एस वगैरह ये आप मैप में देखो तो आपको पता चल जाएगा। प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर की बात करें तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ हिंद महासागर। ये हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर पड़ा रखा गया है और यह महासागर के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये जानकारी आप मैप में देख के आराम से इसको समझ सकते हैं। दक्षिण महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप में उत्तर में फैला हुआ है और यहाँ इसकी जो अक्षांश है वो 60 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो उत्तर ध्रुव वर्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। कौन जुड़ा हुआ है? ये जो आपका उत्तरी ध्रुव और के बीच में प्रशांत महासागर जो जुड़ा हुआ है आपके आर्कटिक महासागर से, उसे बेरिंग जल संधि कहते हैं के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आगे फटाफट देख लेते हैं। आपका वायुमंडल, जलमंडल हो गया, वायुमंडल की बात कर रहे थे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों के परतें जिसे वायुमंडल कहा जाता है और हमें ऐसी वायु प्रदान करता है ये वायुमंडल जिसे हम सांस ले सकते हैं और ये वायुमंडल पर यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई फैला हुआ है। अब वायुमंडल की बात करें तो ये आपके यहाँ से स्थल मंडल से 1600 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल में विभाजित किया जाता है। तो ये जो आपका वायुमंडल है इनको 5 परतों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहले क्षोभ, उसके बाद में समताप, तीसरे के बाद में मध्य, उसके बाद में आयन मंडल और उसके बाद में 5 नंबर पे बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, देखो 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी कौन है? ऑक्सीजन है और अन्य की बात करें तो 1% के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह वगैरह अन्य गैस आ गई। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो।
हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और साथ में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण मनुष्य ऑक्सीजन के साथ-साथ में नाइट्रोजन गैस को भी ले लेता है। लेकिन अगर पेड़-पौधों की बात करें तो पेड़-पौधों के लिए जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नाइट्रोजन पेड़-पौधों के लिए एक तरीके से भोजन का काम करता है और ये जो नाइट्रोजन गैस है, ये पेड़-पौधों की जड़ों के द्वारा पेड़-पौधों को ही अंदर सौंपी जाती है, जिससे पेड़-पौधे हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं। यानी जिस पेड़-पौधे के आस-पास किसी भी प्रकार का अगर ऐसी स्थिति नहीं है जिससे उसको नाइट्रोजन मिलती हो, तो वो पेड़ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर उसको नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलती हो, तो वो पेड़ बढ़ता ही जाएगा, ठीक है? आगे बात करें, ऑक्सीजन का ये हो गया था। ऑक्सीजन साँस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि की आवश्यक है। देखो, ऑक्सीजन जो है वो अपने साँस के लिए आवश्यक है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, वो प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंट याद रखना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी पर द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हद से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, अगर हद से कम होती है तो ये हमारे लिए लाभदायक है, ठीक है? आगे बात करें जीवमंडल की, तो स्थल, जल तथा हवा के बीच में एक सीमित भाग है, उसे जीवमंडल कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय ताप कहते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अवसत के प्रश्न, कौन-सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है? तो ये आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को कैसे जोड़ा जाता है? तो ये स्थल संधि, कौन-सी स्थल संधि? तो ये आपकी हो जाएगी कौन-सी? पनामा। पन्नामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये आपकी नाइट्रोजन का सर्वाधिक है, 78%। पृथ्वी का कौन-कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है? तो ठोस चट्टानों से बना हुआ भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल नहीं कहलाता, जलमंडल नहीं कहलाता, स्थलमंडल कहलाता है, ठीक है ना? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है वो एशिया है। अब फटाफट वन लाइनर जो आपके प्रश्न बनते हैं उनकी मैं बातचीत कर लेता हूँ। तो पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं, भूमि, जल तथा वायु। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है उसे भूमंडल कहते हैं, और गैस परत जो पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जलीय भाग क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। ग्रीक भाषा के बायोस का अर्थ जीवन, लियास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प और हेउडर का मतलब जल। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में। कौन-कौन से? एक तो आपके महाद्वीप के अंदर विभाजित कर दो और दूसरा महासागर के अंदर विभाजित कर दो। तो स्थल की ऊंचाई को किसमें मापा जाता है? तो समुद्र तल। जो स्थल होता है उसकी उसका जो तल मापना है तो आप कैसे मापोगे? सी लेवल, LEVEL, तो सी लेवल से आप इसको मापोगे, ठीक है ना? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, और जिसकी 8 इसकी मीटर ऊंचाई है। और विश्व के सबसे गहरे भाग की बात करें तो मौरियाना घाट है, जिसकी ऊंचाई जो है, जिसकी गहराई जो है वो आपके 11,022 मीटर है। विश्व की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो जुको तबई जापान की है, जो 16 मई 1975 को ये यहाँ पे चढ़ी थी। उसके बाद में बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? तो ये थे आपके एडमंड हिलेरी, ठीक है ना? और उसके बाद में बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये जो आपके नॉर्गे, शेरपा वगैरह है, ये तो उसमें आ जाएँगे, ठीक है? आगे बात करो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही हो गए। आगे देखो, एशिया को, हाँ, ए के एशिया को यूरोप से अलग कौन-सा पर्वत करता है? तो यूराल हो गया। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? तो यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है? यूरोप को कितनी तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो 3 तरफ से। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? अफ्रीका है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे से करक मकर विश्वसभा गुजरती है, तो ये अफ्रीका से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है? तो आपका सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? नील नदी है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप के अंदर रहती है, ठीक है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। और स्थल का संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। और उत्तर अमेरिका और स्थलीय भाग और दक्षिण अमेरिका का जो स्थलीय भाग उसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है? पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, ठीक है ना? और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन-सी है? गहरी नदी आपकी अमेज़न नदी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। और विश्व का सबसे अ, छोटा महाद्वीप कौन-सा है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप पर मानव का स्थायी निवास नहीं है? तो ये आपका अंटार्कटिका, यहाँ पे सिर्फ आपके क्या है? मैत्री और गंगोत्री, ठीक है? इस तरीके का उनका कोई प्रोग्राम चलता है इसलिए। उसके बाद में आगे देखो,
मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री यहाँ आ गया। देखो मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो ये भारत के शोध संस्थान है, ठीक है। और पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, तो 71% पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भाग है वो महासागरों में पाया जाता है, तो 97% जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। पृथ्वी पर कितने महासागर है, तो 5 महासागर है। क्या-क्या नाम है, तो आपके नाम आप देख लेना, ठीक है। महासागरीय जल को कितनी मुख्य गतियाँ हैं, तो महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ हैं वो कितनी है, 3 है। कौन-कौन सी, पहला तो ज्वार-भाटा, पहली कौन सी, ज्वार-भाटा, दूसरी महासागरीय धारणाएँ, ठीक है ना? और पहली तो आपकी तरंग, दूसरी ज्वार-भाटा और तीसरी महासागरीय धाराएँ। सबसे बड़ा महासागर कौन-सा, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन-सा, मौरियाना ग्रत है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन-सा, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, तो अंग्रेजी के एस आकार की तरह ये आपका दिखता है। आगे बात करूँ, प्रशांत महासागर का आकार कहता है गोलाकार आकार है। व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन-सा हो सकता है, तो व्यापार की दृष्टि से आपका अटलांटिक महासागर सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये व्यस्त में आपका रहता है, ठीक है। आगे किस जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल किस ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये आपकी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इससे आगे जाओगे तो आप आसमान में ही रहोगे, वापस नीचे नहीं आओगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें वायुमंडल को तापमान का अन्य घटकों के आधार पर कितने परतों में विभाजित किया जाता है, 5 परतों में विभाजित किया जाता है। साफ एवं शुष्क हवा का 99% कौन सी गैस होती है, हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में बात करें आपकी ये जो होता है, क्या नाम है इसका, वायुमंडल में तापमान के अन्य घटकों की कितने परतें होती है, तो 5 होती है। साफ एवं शुष्क हवा 99% भाग कौन सी गैस है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। तो ये आपकी साफ गैसें होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आयतन के आधार पर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, तो 78% है। तो ये आपकी जो नाइट्रोजन है, ये आपकी 78 है और आपकी कितनी थी, 21, ठीक है। आगे बात करते हैं, वायुमंडल की परतें कौन-कौन सी है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल इसकी प्रमुख परतें हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। कौन सी गैस पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पेड़ पौधे अपने आप अवशोषित कर लेते हैं। हवा का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, समुद्र तल पर पाया जाता है। ऊपर की ओर जाने वाली तापमान पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, बिल्कुल घटेगा, ठीक है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं, गतिशील वायु जो होती है उसको पवन की संज्ञा दी जाती है। और आगे बात करें, स्थल, जल एवं वायु के बीच सीमित समिति क्या कहलाती है, तो समिति के अंतर्गत अपन देखेंगे तो समिति क्या कहलाती है, जीवमंडल कहलाती है। यानी इन सब का जो मुख्य भाग होता है उसे जीवमंडल कहा जाता है। जीवमंडल के प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट जो आपका अध्याय है वो है पृथ्वी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, उनके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले इस अध्याय के अंदर दी हुई सारी जानकारी को एक बार पुनः आप वीडियो से देखेंगे तो आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।